वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स इन दिस सेशन। आज जो है हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं आपका, जिसमें से ऑलमोस्ट जो है 4 नंबर का कभी पूछा जा सकता है, 2 या 4 नंबर का। यानी 2 नंबर का जनरली आता है बट 4 तक का भी आ सकता है। ये चैप्टर है आपका क्लबिंग ऑफ इनकम का, यानी किसी और इंसान की इनकम आपकी इनकम में क्लब होगी, किसी और इंसान ने पैसे कमाए, टैक्स आपको देना पड़ेगा। ये जो तरकीबें आप निकालते हैं कि भाई मुझे जो है मेरा टैक्स किसी और को चले जाए, मेरी इनकम किसी और के नाम चले जाए और वो टैक्स भर दे, वो सारी तरकीबें जो निकाली जाती है ना, उसके लिए चैप्टर बना है। और ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको पता लगेगा कहाँ कहाँ पर जो है आप ही की इनकम में टैक्स लगेगा। चाहे आप किसी और को एसेट ट्रांसफर कर दें, किसी और को इनकम दे दें, पर आप ही की इनकम में वो टैक्सेबल होगा। जिस हेड की इनकम है उसी हेड में टैक्सेबल होगा। ऐसे कौन से प्रोविजन है नीचे लिखे हैं। और क्लबिंग ऑफ इनकम के साथ इस चैप्टर में सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी आ रहा है, जो कि हम एक के बाद एक करेंगे। आज का टारगेट है क्लबिंग ऑफ इनकम कंप्लीट करने का, यानी कि इनकम ऑफ अदर पर्सन जो आपकी इनकम में इंक्लूड होती है। ऐसे कौन से केसेस हैं। उदाहरण के तौर पे मान के चलिए ये मिस्टर ए हैं, मैं ये कहता हूँ जो मिस्टर बी हैं, अगर उन्होंने यहाँ पर मान लेते हैं कोई इनकम कमाई, तो वो इनकम जो है मिस्टर ए की इनकम में ऐड होगी। इन्होंने सैलरी कमाई तो इनकी सैलरी में ऐड हो जाएगी। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा तब हो सकता है जब मिस्टर ए ने अपनी ही इनकम कहीं ना कहीं घुमा फिराकर मिस्टर बी के नाम करने की कोशिश करी हो, ताकि इन्हें टैक्स ना देना पड़े। तो ये प्रोविजन कहते हैं घूमकर इनकम आपके पास दोबारा आ जाएगी। कौन कौन से प्रोविजन है और नीचे पढ़ते हैं। सेक्शन नंबर 60 से लेकर 60, 61, 62, 63, 64, 64 तक जनरली आते हैं। सेक्शन 60 से सेक्शन 64 तक के प्रोविजन है। पीजीबीपी जो था वो सेक्शन 28 से लेकर करीब सेक्शन 41 तक था। पीजीबीपी हमने पढ़ा था। कैपिटल गेन था सेक्शन 45 से सेक्शन 55। हाउस प्रॉपर्टी आपको पता ही है, सेक्शन 21, 27 तक था वो। और ऐसे ही कर हम सारे सेक्शन पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो है सैलरी आता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आपने देखा, सेक्शन 56, 57, 58 था। और यही हम चीज़ें पढ़ चुके हैं। सेक्शन 60 जो है दोस्तों वो कहता है कि यदि आप इनकम को ट्रांसफर करते हैं बट एसेट को ट्रांसफर नहीं करते, यानी जिस एसेट से इनकम जनरेट होती है उस एसेट से आने वाली इनकम को आप सिर्फ इनकम पोर्शन को ट्रांसफर कर देते हैं, तो काम नहीं चलेगा सर। देख लीजिए यहां पर क्या लिखा हुआ है। ओनली इनकम इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन बट एसेट फ्रॉम विच सच इनकम इज अर्नड इज नॉट ट्रांसफर्ड। उदाहरण के तौर पे मिस्टर ए जो है अपनी जो इंटरेस्ट अर्न की इनकम है ना, बॉन्ड से जो पैसा कमाता है, वो कहता है ये इंटरेस्ट जो है मेरे बजाय तेरे नाम पर मैं ट्रांसफर कर देता हूं, तुझे मिलना स्टार्ट हो जाएगा। तो इनकम तो मैं कमा रहा हूं, पर मैं वो इनकम को खुद ना लेकर मिस्टर बी को दे रहा हूं। बॉन्ड जो है वो तो मिस्टर ए के पास ही है, पर उसकी इनकम जो है मिस्टर बी के नाम आप ट्रांसफर कर देते हैं। फिर भी जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो मिस्टर ए के लिए ही टैक्सेबल होगा, बी के लिए नहीं होएगा। क्योंकि आपने जो बॉन्ड है वो तो अपने पास ही रखे, सिर्फ उससे आने वाली इनकम कह रहे हो यार मेरे में इंक्लूड होगी तो मुझे टैक्स देना पड़ेगा। मिस्टर बी को बोल तू ले ले, तू ये वाली इनकम ले ले, अरे उससे कुछ नहीं काम चलेगा, तब भी आपके लिए टैक्स होगा। क्योंकि आप बोल सकते हैं तू ले ले और बाद में आप प्राइवेटली उससे कैश ले लेंगे। तो कैसे पता लगेगा डिपार्टमेंट को कि एक्चुअली में जो है आपने सारी इनकम जो है बी के नाम ही ट्रांसफर होनी है? नहीं सर, ऐसी चीजें नहीं चलती। या तो आप पूरा का पूरा एसेट ही ट्रांसफर कर दो, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। पर यदि आप एसेट भी ट्रांसफर करते हैं और वो रिवोकेबल ट्रांसफर करते हैं, रिवोक का मतलब जिसको वापस लिया जा सके। आज मैं कहता हूं भाई ये लो चीज ही ले लो, बच्चों को कहते हैं ना चीज ही ले लो, और फिर मैं उससे वही सामान वापस ले लूंगा, जो मैंने चीज दी है, जो तोहफा दिया है वापस ले लूंगा। क्योंकि बच्चों को सरप्राइजेस पसंद है। एक बार की इसे लेकर दिखा दिया कि ले लो, फिर अगले दिन वापस लेकर लौटा दो जिससे भी लिया था। क्योंकि बच्चों की डिमांड बहुत होती है कि आज ये चाहिए, कल ये चाहिए, परसों ये चाहिए। तो रिवोकेबल ट्रांसफर अगर आप करते हैं, यानी एसेट दे देते हैं, आप कहते हैं ठीक है मैं इनकम देता था तो वो मेरे लिए ही ऐड होती थी, एक काम करता हूं मैं एसेट दे देता हूं, पर एसेट में टेम्पररी एसेट दे रहा हूं ना कि परमानेंट, उस केस में भी काम नहीं चलेगा। टेम्पररी ट्रांसफर नहीं चलेगा, या तो परमानेंट आप ट्रांसफर कर दो एसेट तो ठीक है, पर अगर आप टेम्पररी ट्रांसफर करते हैं जिसको वापस लिया जा सकता है, उसे हम रिवोकेबल ट्रांसफर बोलते हैं। उस केस में जो है एसेट से जो भी इनकम आएगी टेम्पररी ट्रांसफर करने से, जो एसेट से इनकम आएगी वो ट्रांसफरर की इनकम में ऐड होगी। उदाहरण के तौर पे देख लीजिए, मिस्टर ए ट्रांसफर्स हाउस टू मिस्टर बी टिल दिवाली ऑफ 2019। इनकम अर्न्ड फ्रॉम हाउस विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ मिस्टर ए। आपने क्या किया, आपने घर ट्रांसफर तो कर दिया मिस्टर बी को, पर आपने एक पर्टिकुलर डेट तक ट्रांसफर किया है, तो घर से आने वाली इनकम आप सोच रहे हैं यार मिस्टर बी के लिए ऐड हो जाएगी, नहीं।
आप ही के लिए ऐड होगी, क्योंकि आपने परमानेंट ट्रांसफर नहीं करा, सिर्फ अपनी इनकम शिफ्ट करने के लिए थोड़ी देर के लिए आपने मिस्टर बी को एसेट दे दिया, ये भी नहीं चलेगा। यानी हमने दोनों चीजें क्या पढ़ी, ना ही आप डायरेक्टली अपनी इनकम ट्रांसफर कर सकते हैं, करेंगे तो भी आपके लिए टैक्सेबल होगा, ट्रांसफर के लिए टैक्सेबल होगा, और ना ही आप एसेट को टेम्पररी बेसिस पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर आप टेम्पररी बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे तो भी आप ही के लिए टैक्सेबल होगा उस एसेट से आने वाली इनकम, एसेट नहीं, एसेट से आने वाली इनकम। यहां पर एक बात और भी लिखी थी, रिवोकेबल ट्रांसफर का मतलब होता है कि आप ट्रांसफर ही की लाइफ टाइम तक उसे वापस ना ले पाए। अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को ट्रांसफर किया है और मिस्टर बी जब तक जिंदा है वो एसेट मिस्टर ए वापस नहीं लेंगे, तो उसको हम बोलते हैं इररिवोकेबल ट्रांसफर। मरने के बाद वापस ले लेंगे, दिस इज पॉसिबल, पर उसके जीते जी वापस नहीं लेंगे तो वो एक तरह से इररिवोकेबल ट्रांसफर है, जिसे वापस हम नहीं ले रहे हैं। उस केस में क्लबिंग नहीं होगी। पर अगर हमने बी को ट्रांसफर किया एसेट, उससे इनकम आती है और हम बी से कभी भी वापस ले सकते हैं एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, वो जो है ना आपका, वो आपका रिवोकेबल ट्रांसफर होता है। और उसमें क्या होएगा, उसमें आपकी ही इनकम में क्लब होगा जो भी एसेट से इनकम आएगी। नेक्स्ट पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों, सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। क्लॉज 1 का है, बाद में देखेंगे, अभी क्लॉज 2 पे चर्चा करते हैं। रेमुनरेशन अर्नड बाय स्पाउस फ्रॉम अ कंसर्न इन विच असेसी हैज अ सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड स्पाउस डजंट हैव नेसेसरी टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स और एक्सपीरियंस। जो आपको सब्सटेंशियल इंटरेस्ट चेक करना है वो असेसी के साथ उसके रिलेटिव का भी करना है। अब ये पूरा प्रोसीजर क्या कहता है, इसको ध्यान से यहाँ पर समझेंगे हम। मैंने इसके बारे में बात करी है, अब जो है इस प्रोसीजर को हम यहाँ समझेंगे। नीचे कर लेता हूँ थोड़ा सा। हाँ जी, यहाँ पर आप समझें, यहाँ पर समझते हैं। मान लीजिए कि एबीसी एक फर्म है और एबीसी फर्म में जो है मिस्टर ए पार्टनर हैं या कोई भी हैं जिनका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अपने रिलेटिव के साथ। असेसी का अकेला नहीं, मिस्टर ए प्लस इनके रिलेटिव का मिलाकर, मतलब मिस्टर ए के लिए चेक कर रहा हूं मैं कि मिस्टर ए और उसके रिलेटिव्स का मिलाकर, मिस्टर ए और उसके रिलेटिव के साथ मिलाकर अगर सब्सटेंशियल इंटरेस्ट 20% से ज़्यादा है, 20% या उससे ज़्यादा है, और मिस्टर ए की स्पाउस यहाँ पर काम कर रही है मिसिज ए, जिन्हें जो है पैसा दिया जा रहा है और इतना पैसा दिया जा रहा है जो इनके स्किल कॉम्पिटेंस से मैच नहीं खाता। मान लीजिए कि इनके स्किल है 10,000 रुपये महीना कमाने वाली और इन्हें मिल रहा है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ। तो कहीं ऐसा तो नहीं मिस्टर ए कह रहा है, क्योंकि उसका इन्फ्लुएंस है मिस्टर ए का, तो कह रहा है कि भाई देखो, अगर आप मुझे डायरेक्टली पैसे दोगे तो मुझे डायरेक्टली आप 2-2 लाख रुपए साल के दोगे, महीने के दोगे 2-2 लाख रुपए पर मंथ, तो बहुत ज़्यादा टैक्स बनेगा। एक काम करो, मैं अपनी बीवी को यहाँ पर लगा देता हूँ, मैं अपनी बीवी को यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट पर लगा देता हूँ, तुम 1 लाख रुपये महीने के उसको दे दो। पर जो इसकी बीवी है वो कुछ काम करेगी नहीं। मान लेते हैं उसके स्पाउस के पास जो है टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स नहीं है, एक्सपीरियंस भी नहीं है कि 1 लाख रुपए उसे दिए जाएं। ऐसे ही कंसर्न है जहां पर एक बंदे का जो है असेसी का जो है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है अपने रिलेटिव के साथ। क्या होएगा, ये जो इनकम कमाई जा रही है, वाइफ ने जो कमाई है इनकम, वो इसके हस्बैंड के लिए ही क्लब होगी। ये पूरा जो है प्रक्रिया करी गई है सेक्शन नंबर 64 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 में। समझ आई नहीं आई बताइए मुझे आप। मान लेते हैं हस्बैंड और वाइफ का मिलाकर जो है, क्योंकि जब मैं रिलेटिव बोलता हूं तो रिलेटिव में वाइफ भी आती है। यहां पर मिस्टर ए है और यहां पर मिसिज ए है, तो मिस्टर ए मिसिज ए आपस में रिलेटिव हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। ये जो कंसर्न है एबीसी फर्म जो है, इसमें मिस्टर ए की जो होल्डिंग है वो है 15% और मिसिज ए की है 7%। तो जब मैं देखूंगा कि क्या मिस्टर ए का इसमें सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो मैं देखूंगा मिस्टर ए प्लस उसके रिलेटिव का साथ में मिलाकर 20% से ज़्यादा होल्डिंग है मिस्टर ए की, तो आंसर आएगा यस, मिस्टर ए प्लस उसकी वाइफ का शेयर मिलाकर जो है 20% से ज़्यादा है। अगर मैं ये सेम चीज़ जो है मिसिज ए के एंगल से सोचूं और बोलूं, तो मिसिज ए के पास 7% है, 7% के साथ उसके रिलेटिव जो है, उनके हस्बैंड जो है, उसके पास 15% है। तो मिसिज ए का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट अपने रिलेटिव के साथ देखा जाता है, यहाँ पे लिखा हुआ है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जो है असेसी प्लस रिलेटिव का देखा जाता है। तो अगर मिसिज ए के एंगल से देखूं तो वो भी ये सोच रही है कि भाई मैंने 7% की होल्डिंग रखी है, मेरे हस्बैंड ने 15% की रखी है, तो मिलाकर मेरा भी 20% से ज़्यादा स्टेक बन रहा है। तो अब दोनों का ही एक तरह से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो गया उस पर्टिकुलर कंसर्न में। तो किसके लिए ऐड करोगे,
जिसकी इनकम ज़्यादा है, ग्रॉस टोटल इनकम जिसकी ज़्यादा आ रही है, सैलरी इनकम को हटाकर उसकी इनकम में दोनों की सैलरी इंक्लूड हो जाएगी। कब होगी? जब एक बंदे के पास ना ही टेक्निकल प्रोफेशनल स्किल्स है, ना ही एक्सपीरियंस है, और उसको ज़्यादा सैलरी दी जा रही है, तब जो है क्लबिंग के प्रोविज़न लगेंगे। ऐसे नहीं लगेंगे कि भैया दोनों क्वालिफाइड हैं, काम कर रहे हैं, कहीं पे पैसे मिल रहे हैं और सब्सटेंशियल इंटरेस्ट भी है उनका। हो सकता है भाई किसी कंपनी में आपकी ओनरशिप हो, आप मेहनत कर रहे हो, काम कर रहे हो, अपनी स्किल के हिसाब से काम कर रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सेक्शन 64 सबसेक्शन 1 का क्लॉज 4 है जो कहता है एसेट ट्रांसफर टू स्पाउस। अब यहां पर था, पहले जो था वो था एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन, और वो रिवोकेबल ट्रांसफर था। यहां पर आप कहते हैं एक काम करते हैं, मैं रिवोकेबल ट्रांसफर नहीं करता, मैं इरिवोकेबल ट्रांसफर करता हूं, यानी परमानेंटली ट्रांसफर करता हूं, पर मैं किसी और को नहीं, अपनी वाइफ को, या वाइफ कह रही है मैं अपने हस्बैंड को ट्रांसफर कर देती हूं, और उनके बीच में एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट नहीं है, यानी अलग अलग रहने का कोई समझौता नहीं होता। ये जो एसेट ट्रांसफर किया जाता है इसके बदले कोई एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं लिया जाता। कंसिडरेशन का मतलब मुझे बदले में क्या मिलेगा। तो यहां पर आप देख लीजिएगा, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। मिस्टर ए ने या मिसेज ए ने लेते हैं, मिसेज ए ने बहुत पैसे हैं, इनके पास पैसे वाली लड़की है ये, इसने अपने हस्बैंड को घर दे दिया या कोई भी एसेट दे दिया, इनकम जनरेटिंग एसेट जिससे इनकम कमाई जा सकती है, तो इन्होंने अपने हस्बैंड को दे दिया विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बदले में कुछ नहीं लिया, नो कंसिडरेशन। ये एडिक्वेट कंसिडरेशन नहीं है, 1 रुपया ले लिया, 2 रुपया ले लिया, 100 रुपये ले लिया, चीज़ जो है 1 लाख की दी, 1 करोड़ की दी है। और ना ही इनके बीच में, और लिख रहा हूं, ना ही कंसिडरेशन दिया, ना ही दोनों में से एक भी चीज़ नहीं हुई, ना ही एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट हुआ, कि इन्हें अलग अलग रहना, ऐसा भी कोई समझौता नहीं हुआ। तो आप खुद ही बताइए यार, हस्बैंड के पास प्रॉपर्टी रहे, वाइफ के पास, फ़र्क क्या पड़ना है। आपने सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी दूसरे को दे दी ताकि उससे जो इनकम आए वो आपके लिए टैक्सेबल ना हो, तो ये बिल्कुल भी काम नहीं होएगा, ये नहीं चलेगा। यदि मैं हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं तो आपको याद होगा, वो तो हमने हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में ही डीम्ड ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में कवर कर लिया था। डीम्ड ओनरशिप के कॉन्सेप्ट में कवर कर लिया था कि जो रेंटल इनकम होगी वो ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल होगी। यहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी के अलावा और भी कोई एसेट ट्रांसफर करोगे तो भी जो है क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे। उस एसेट से आने वाली इनकम ट्रांसफरर के लिए ही क्लब होगी, जिसने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, विदाउट एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट अपने स्पाउस को दे दिया एसेट, उससे आने वाली इनकम ट्रांसफरर के लिए ही टैक्सेबल होगी। चालाकी नहीं चलेगी। आपको ये भी देखना है कि जो हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है वो प्रेजेंट हो ट्रांसफर के टाइम भी, और जब इनकम आ रही है तब भी, यानी हस्बैंड वाइफ वो एग्जिस्ट करते हो, एग्जिस्ट है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है, अलग अलग नहीं रहने का कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, एडिक्वेट कंसिडरेशन भी साथ में नहीं दिया गया है, ट्रांसफरर की इनकम में ही क्लब होगा। यहां तक की बात क्लियर है। इसके बाद जो अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही क्रिटिकल बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ट्रिकी बात है, जो शायद कई लोगों को समझ में नहीं आती है। ये इसी से जुड़ी हुई बात है जो अभी हमने डिस्कशन किया। असेसी ने मान लेते हैं कि अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफ़र किया मॉनेटरी टर्म्स में, या कोई भी एसेट ट्रांसफ़र करा, बिजनेस का एसेट ट्रांसफ़र कर दिया, और स्पाउस ने उसको अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर लिया है, या फिर अगर फर्म है तो फर्म में कैपिटल की तरह इंट्रोड्यूस कर लिया है कि भैया देखो 5 लाख की चीज़ आई है, मेरी कैपिटल बढ़ गई, वहां पर फर्म का एसेट बढ़ गया। अब आप बताइए क्या होएगा। मैंने स्पाउस को दिया, स्पाउस ने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लिया, तो उस केस में जो है आपको देखना पड़ेगा, इनकम अर्नड फ्रॉम सच एसेट विल बी क्लब्ड इन द इनकम ऑफ द ट्रांसफरर, बट यू हैव टू चेक द अमाउंट इन्वेस्टेड एज ऑन 1 अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, और आपको प्रोपोर्शनेट इनकम देखनी पड़ेगी। नहीं समझे क्या कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि असेसी ने अपने स्पाउस को एसेट ट्रांसफर कर दिए, और डेफिनेटली कोई बदले में कुछ लिया नहीं, फ्री में ही ट्रांसफर करे हैं, तो उस एसेट को अगर स्पाउस अपने बिजनेस में इन्वेस्ट कर लेती है, ये कर लेता है जैसा भी स्पाउस है, तो उससे कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी। हमें ये देखना है कि जो एसेट दिया उस एसेट से कितनी इनकम जनरेट हुई, जो स्पाउस के लिए नहीं, असेसी के लिए ही टैक्सेबल होगी, क्योंकि उसने अगर एसेट नहीं दिया होता तो उससे आने वाली इनकम असेसी के लिए ही टैक्सेबल होती। ये चीजें आपको चेक करनी पड़ेगी।
आप समझे मैं क्या कह रहा हूँ? ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और अब ये कैसे निकालेंगे दोस्तों? ऐसे निकालेंगे हम कि अमाउंट जो आपने इन्वेस्ट करी है आउट ऑफ द एसेट ट्रांसफर्ड ऑन 1st अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट एज ऑन 1st अप्रैल ऑफ द प्रीवियस ईयर, यानी कि जो भी पूरे साल की बिजनेस की इनकम आई है, जिस बिजनेस में आपके एसेट लगे हैं, आपने स्पाउस को दिए, स्पाउस ने लगा दिए, आप ये देखेंगे अगर इस टोटल टैक्सेबल इनकम जो भी उस बिजनेस की आई है उसे मैं दो पार्ट में कैसे बांटूं। यानी अगर मैंने इतनी इनकम कमाई तो मैंने कितनी इन्वेस्टमेंट लगाई जिससे मेरी इनकम आ रही है। यदि टोटल इतनी इन्वेस्टमेंट लगाकर जो 1st अप्रैल ऑफ द स्टार्ट ऑफ द ईयर में है, इतनी इन्वेस्टमेंट लगाकर अगर मेरी ये इनकम आती है, तो जो अमाउंट मैंने इन्वेस्ट करी है मेरे स्पाउस से जो मिली थी उसको लगाकर प्रोपोर्शनेटली कितनी इनकम बनेगी। ये देखने से आपको पता लगेगा कितनी इनकम आप क्लब करेंगे, कितनी इनकम आप क्लब करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल से जो है बात आराम से समझ में आती है। मिसिस ए का एक बिजनेस है और 1st अप्रैल 2018 को जो बिजनेस की कैपिटल है वो 2 लाख रुपए है। हमें यहाँ पर 1st अप्रैल की ही कैपिटल देखनी होती है, साल के बीच में जो इंट्रोड्यूस करी वो नहीं देखनी होती। 1st अप्रैल को ही देखा जाता है भैया कितनी तो ऐसी कैपिटल है जो आपने अपने हस्बैंड से लेकर या आपने जो भी स्पाउस से लेकर इन्वेस्ट करी है, और कितनी बाकी कैपिटल है जो आपने किसी से बिना लिए इन्वेस्ट करी है। उनके हस्बैंड ने उन्हें 1 लाख रुपए का जो है गिफ्ट कर दिया, एक तरह से रुपए दे दिए 10th अप्रैल 2018 को, यानी पिछले साल, जो मिसेज ए ने अपने बिजनेस में लगा लिए। 18-19 ईयर का जो प्रॉफिट आया वो 1.6 लाख रुपीज़ का आया और 19-20 का करंट ईयर का प्रॉफिट 4 लाख रुपए का आया। आपको बताना है 19-20 ईयर में कितनी इनकम मिस्टर ए की इनकम में क्लब होगी। भाई मिसेज ए जो है उन्हें अपने हस्बैंड से गिफ्ट मिला और उन्होंने 1 लाख रुपए अपने बिजनेस में लगा लिए, तो 1 लाख रुपए से कितना प्रॉफिट कमाया जो मिस्टर बी के लिए ही, जो मिस्टर ए के लिए ही क्लब होगा। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि अगर आपको 19-20 ईयर का देखना है तो 19-20 ईयर में 1st अप्रैल को जो कैपिटल होगी वो आपको निकालनी पड़ेगी। कैपिटल एज ऑन 1st अप्रैल 2019 2 लाख रुपीज़ पहले की कैपिटल थी। 1 लाख रुपए और कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी, पिछले साल ही कर दी, तो इस साल के ओपनिंग में तो आएगी। पिछले साल 1.6 लाख प्रॉफिट कमाया, तो जैसे ही प्रॉफिट कमाओगे तो कैपिटल बढ़ जाएगी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में जो है अल्टीमेटली कैपिटल अकाउंट में सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यानी 1st अप्रैल जो है 1st अप्रैल 19 उसको 4.6 लाख रुपीज़ की कैपिटल थी। 4.6 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाकर 4.6 लाख रुपीज़ की कैपिटल लगाकर जो 1st अप्रैल 19 को थी, आपने 4 लाख रुपए कमाए। 4 लाख रुपीज़ आपने कमाई, यहाँ पर दे रखा है कहीं पे 4 लाख रुपीज़। तो जब आप इतने रुपए लगाकर इतने रुपए कमाते हैं तो 1 रुपया लगाकर आपने 4 लाख डिवाइडेड बाय 4.6 लाख कमाए हैं, तो जो हस्बैंड ने 1 लाख रुपए दिया वो लगाकर आपने कितना प्रॉफिट कमाया इसमें से, ये यहाँ पर निकाला है 86,956। तो हस्बैंड के पैसे से लेकर आपने बिजनेस से पैसा कमाया, तो वो आपने हस्बैंड से जो पैसा मिला उससे जो अर्निंग करी वो हस्बैंड के लिए ही टैक्सेबल होगी। कितनी होगी वो हमने प्रोपोर्शनेटली कैलकुलेट करा है बेस्ड ऑन 1st अप्रैल कितनी आपकी कैपिटल थी और उसमें कितना पैसा हस्बैंड का लगा हुआ था या स्पाउस का लगा हुआ था। यहाँ तक की बात क्लियर है। तो अब क्या चालाकी करने की कोशिश करी जाती है, वो सेक्शन 64(1)(6) में लिखा है कि आप अपनी वाइफ को ट्रांसफ़र ना कर आप अपने फादर को कहते हैं कि अपनी बहू को पैसा दे दो, बहू को एसेट दे दो, और एडिक्वेट कंसिडरेशन बदले में लेते नहीं हैं। ऐसे घुमा फिरा कर करने से क्या होता है कि आप सोचते हैं कि मेरे लिए टैक्सेबल ना हो या मेरे फादर के लिए टैक्सेबल ना हो, क्योंकि रहना तो फैमिली में ही है। सिर्फ एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आप ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उसकी इनकम आने वाली जो है वो आपके लिए टैक्सेबल ना हो। तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। एसेट ट्रांसफर टू सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन अगर होगा तो उस एसेट से आने वाली इनकम ट्रांसफरर के लिए ही टैक्सेबल होगी। ये इसका जनरल रूल है, समझ रहे हैं आप। हालांकि जब भी आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो रिलेशनशिप को देखना पड़ता है कि जो डॉटर इन लॉ का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है वो इनकम अर्न करने के टाइम भी और जब क्लबिंग के प्रोविजन लग रहे हैं तब भी एग्जिस्ट करता हो। अब रिश्ता टूट गया, डाइवोर्स हो गया, तो फिर डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप भी टूट जाएगा, बाकी फैमिली मेम्बर के साथ भी रिलेशनशिप टूट जाएगा। तो जब डाइवोर्स ही हो गया तो उसके बाद फिर ये प्रोविज़न नहीं लग सकते।
बंदे साथ में रह रहे हैं और आप सोचते हैं कि मैं एसेट दूसरे को देता हूँ, परमानेंटली देता हूँ, रहना रहना साथ ही में है, आपकी वाइफ है, आपकी डॉटर इन लॉ है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा, इसलिए प्रोविजन बने हैं। अगला प्रोविजन कहता है बड़ा इंपॉर्टेंट 64(1)(7) इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन। और अगला पॉइंट कहता है इनकम फ्रॉम एसेट ट्रांसफर्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, यानी अपनी बीवी या फिर स्पाउस जो भी है, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, या अपनी डॉटर इन लॉ, आप उसे ट्रांसफ़र नहीं करते, आप किसी ऐसे पर्सन को ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं जो उसको यूज़ करेगा आपके स्पाउस के लिए या आपकी डॉटर इन लॉ के लिए। नहीं समझे आप? भाई डायरेक्टली आप ट्रांसफ़र कर रहे थे तो दिक्कत थी, आपने अपने दोस्त को दे दिया और बोला भैया इसके बेनिफिट के लिए आप यूज़ कर लो, यानी अल्टीमेटली बेनिफिट आप इसको पहुंचा दो। मैं डायरेक्टली अपनी स्पाउस को नहीं देता, डायरेक्टली अपनी डॉटर इन लॉ को नहीं देता, किसी और पर्सन को देता हूं जो बाद में स्पाउस या डॉटर इन लॉ को उसका बेनिफिट देता है। काम नहीं चलेगा सर। जो उससे इनकम आएगी वो ट्रांसफरर के लिए ही टैक्सेबल होगी, जिसने ट्रांसफ़र किया है, चाहे वो स्पाउस हो, असेसी खुद हो यानी कि, या फिर उसके फादर हो। आखिरी पॉइंट सेक्शन 64 हमने सब पढ़ा, 64(1)(a) नहीं पढ़ा। तो दोस्तों 64(1)(a) में आपको पहले भी करवा चुका हूँ। इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि अगर माइनर चाइल्ड की इनकम आती है और उसकी इनकम अपनी मेहनत से नहीं आती है, या तो वो स्किल से कमाएगा, टैलेंट से कमाएगा, अपनी नॉलेज से कमाएगा, या वो स्किल टैलेंट नॉलेज से नहीं कमाएगा, अपनी मेहनत से नहीं कमाएगा, उस केस में जो है उसकी इनकम क्लब होती है पेरेंट की इनकम में, जिसकी इनकम ज़्यादा है, टोटल इनकम ज़्यादा है, उस पेरेंट की इनकम में क्लब हो जाती है माइनर की इनकम। हालांकि सेक्शन 1032 में 1500 रुपये पर एनम माइनस करना अलाउ किया जाता है। अगर माइनर चाइल्ड डिसेबल्ड है तब भी जो है उसकी पेरेंट की इनकम में क्लब नहीं होता, तब माइनर की अपनी रिटर्न भरी जाती है, तब माइनर की अपनी रिटर्न भरी जाती है। और अगर माइनर अपने स्किल टैलेंट से कमा रहा है, आप यहाँ पर देखते हैं इंडियन आइडल आता है, सुपरस्टार सिंगर आता है, सुपर डांसर आता है, इतने सारे शोज़ आते हैं, वहाँ पर बच्चे परफॉर्म करते हैं, और शोज़ में नहीं, एडवर्टीजमेंट में परफॉर्म करते हैं बच्चे, फिल्म में परफॉर्म करते हैं बच्चे, साथ में जो है वो स्टेज शोज़ करते हैं बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे, उन्हें बहुत सारा पैसा मिलता है अपनी स्किल से। यहाँ पर ये कतई नहीं लिखा हुआ कि उसे जो है आप मजदूरी करवाएं, बच्चे को बाल मजदूरी करवाएं, नहीं, पर उसका टैलेंट है वो यूटिलाइज कर रहे, तो दिक्कत क्या है? उस केस में माइनर की ही रिटर्न भरी जाती है, क्लबिंग के प्रोविजन नहीं लगते। पर अगर माइनर अपनी मेहनत से कुछ काम नहीं कर रहा, ना ही वो डिसेबल्ड है, तो फिर माइनर की जो इनकम होगी वो पेरेंट्स की इनकम में क्लब होगी, जिनकी टोटल इनकम ज़्यादा है। 1500 रुपये माइनस कर सकते हो पर चाइल्ड पर एनम। मिस्टर ए का माइनर चाइल्ड है, मिस्टर ए खुद माइनर चाइल्ड है, जिनको 15,000 का इंटरेस्ट इनकम रिसीव हुआ है। तो जो पेरेंट है उनकी टोटल इनकम, पेरेंट ए की टोटल इनकम 2 लाख है, पेरेंट बी की 3 लाख है। तो आपको जो 15,000 है वो ऐड करने हैं माइनर चाइल्ड की इनकम में, नहीं, क्योंकि माइनर ने इंटरेस्ट अपनी मेहनत से नहीं कमाया, वो तो इंटरेस्ट तो बिना मेहनत के कमाया गया है। क्योंकि पेरेंट बी की टोटल इनकम ज़्यादा है, इसके लिए उनकी इनकम में ऐड करेंगे। हालांकि 1500 हम एग्जाम कर देंगे सेक्शन 1032 में, तो 3 लाख की इनकम तो पहले ही आ रही है पेरेंट बी की, 15,000 में से आप 1500 माइनस कर देंगे तो 13,500 आएगा, उतना आप और ऐड करेंगे और ये टोटल इनकम पेरेंट बी की आ जाएगी। ऐसा हमने इंट्रोडक्शन में भी कुछ क्वेश्चंस करे थे, जहां मैं आपको बार बार ये बताते चल रहा था कि कैसे माइनर चाइल्ड की इनकम क्लब होती है और 1500 रुपये आप उसमें से माइनस कर ऐड कर सकते हैं। आखिरी पेज आ रहा है दोस्तों आज की क्लास का, सेक्शन 64 सब सेक्शन 2। मेंबर ऑफ हिंदू अंडरवर्ल्ड फैमिली अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी हफ के स्टॉक में डालता है विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन तो काम नहीं चलेगा सर। मेंबर ऑफ द हफ अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी सोचता है कि पर्सनल प्रॉपर्टी से जो है, यहाँ पर देखिएगा हफ आपको मालूम है ना कैसे काम करती है, आपको मालूम है ना हफ कैसे काम करती है। हफ का एक सेपरेट पैन नंबर लिया जाता है और हफ के लिए 2 बंदे चाहिए, हस्बैंड वाइफ चाहिए हफ बनाने के लिए, और बना सकते हैं, फिर उनके बेटे भी हफ का पार्ट बन जाएंगे, ऐसे होता है। अब होता क्या है कि इसका कोई एक मेंबर है जिसका पर्सनल एसेट है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, और वो सोचता है कि भाई अगर पर्सनल प्रॉपर्टी मेरे नाम रही तो इससे जो इनकम आएगी वो मेरे लिए टैक्सेबल होगी। एक काम करते हैं, हफ का एक नया पैन नंबर लेते हैं, हफ बनाते हैं और प्रॉपर्टी हफ के नाम पर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब इससे जो इनकम आएगी वो हफ के लिए टैक्सेबल होगी और हफ के लिए भी 2.5 लाख तक तो कोई टैक्स नहीं लगता, ये आपको मालूम है।
तो ये टैक्स बचाने के तरीके होते हैं। यहाँ पर कह दिया ऐसा नहीं चलेगा, वो उससे आने वाली इनकम आप ही के लिए टैक्सेबल होगी। अगर हफ का पार्टीशन नहीं होता तो तब तक तो जो भी है ट्रांसफर के लिए टैक्सेबल होगी, बट यदि हफ का पार्टीशन हो गया और एसेट तो आपने हफ के नाम किया हुआ था, तो वो एसेट का हिस्सा जो है सबको मिल जाएगा जो हफ के बंदे होंगे। जो पार्टीशन हुआ और उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का हिस्सा ट्रांसफरर और उसके स्पाउस को मिलेगा, उस हिस्से से आने वाली जो इनकम है वो ट्रांसफरर के लिए टैक्सेबल होगी। मतलब मान लेते हैं एक हफ है, उसमें 5 मेंबर हैं। जो 5 मेंबर हैं उसमें कर्ता तो है ही, इनका जो बेटा है और एक बहू है, दूसरा बेटा है, एक और बहू है, तीसरा बेटा है, एक और बहू है। ऐसा मान लेते हैं, कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है, ये और ये। अब ये वाला जो बंदा है इसकी बहुत ज़्यादा इनकम आती है, इसने सोचा यार मैं एक काम करता हूँ, अपने हफ को ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देता हूँ ताकि जो इससे इनकम है वो हफ के लिए टैक्सेबल हो, मेरे लिए ना हो। हफ के नाम पर है तो हफ की प्रॉपर्टी है, हफ की इनकम है, हफ के लिए रिटर्न भरेंगे, क्लबिंग के प्रोविजन लग जाएंगे, जो इस प्रॉपर्टी से इनकम आएगी वो इसी के लिए टैक्सेबल होगी। जब तक पार्टीशन नहीं होता तब तक ये जो प्रॉपर्टी हफ के नाम करी थी आपने विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, बदले में पैसे नहीं लिए ढंग के, ऐसे ही छोटे मोटे अमाउंट में 2, 4, 5 रुपये में, 1000, 100 रुपये में दे दिया, एडिक्वेट कंसिडरेशन भी नहीं लिया, आप ही के लिए टैक्सेबल होगी। और जब पार्टीशन हो जाएगा तो इस प्रॉपर्टी को हम इन सब में बांट देंगे, जितने भी लोग हैं, तो प्रॉपर्टी के हिस्से हो गए। तो जो प्रॉपर्टी का हिस्सा आपके और आपके स्पाउस के नाम आया, आप ही की प्रॉपर्टी का डेफिनेटली जो आपने ट्रांसफ़र करी थी, आप और आपकी स्पाउस के नाम आया, उतने पोर्शन का जो इनकम आएगी उस प्रॉपर्टी की, मान लेते हैं प्रॉपर्टी बंटवारा हो गया बट प्रॉपर्टी को बेचा नहीं, सेल कर दिया तो अलग मुद्दा है, प्रॉपर्टी का बंटवारा हो गया तो इनकम जो है सब में बंट रही है। एक तरह से हफ तो टूट गई और सब ओनर बन गए इसके। तो जितना हिस्सा आपके और आपके स्पाउस के नाम आएगा वो आप ही की इनकम में क्लब होगा। ये कहते हैं पार्टीशन से पहले, पार्टीशन के बाद कैसे उसकी पूरी की पूरी प्रक्रिया चलेगी। यहाँ तक की बात क्लियर है तो आपका क्लबिंग का चैप्टर कंप्लीट है, जिससे कि 2 से 4 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है। क्लबिंग अगर हम इनकम की करते हैं तो दोस्तों क्लबिंग ऑफ लॉस भी होता है। सिमिलरली आपने क्लबिंग इनकम की करी, अगर लॉस हो रहा है तो वहाँ लॉस भी क्लब होएगा। ऐसा नहीं है कि हमेशा इनकम क्लब होगी, लॉस भी क्लब हो सकता है। एसेट अगर मान लेते हैं, एसेट आपने ट्रांसफ़र करा तो उससे जो इनकम अर्न करेंगे वो क्लब होती है, पर जो इनकम अर्न करी उस इनकम पर अगर इनकम अर्न कर लेंगे तो क्लब नहीं होगी। आपने वाइफ को जो है मान लेते हैं कोई एसेट दिया, उससे जो इनकम कमाई गई वो आपकी इनकम में क्लब होगी, क्योंकि अल्टीमेटली अपने वाइफ को दिया और बदले में एडिक्वेट कंसिडरेशन था नहीं, फ्री में ट्रांसफ़र कर दिया। आपको रहना तो साथ ही में, आपने सोचा वाइफ को ट्रांसफ़र कर देता हूँ उसके लिए टैक्सेबल होगा, बट ऐसा नहीं चलेगा काम। आपके लिए टैक्सेबल रहा इनकम, बट उस इनकम को फिर वाइफ ने और आगे इन्वेस्ट कर दिया और पैसे कमा लिए, तो इनकम पर जो इनकम कमाई वो क्लब नहीं होगी बार बार। बात समझ गए आप? कैपिटल गेन अर्नड फ्रॉम द एसेट ट्रांसफर्ड इज ऑल्सो क्लब्ड। मतलब कि आपने जो है एसेट अपने वाइफ को दिया, स्पाउस को दिया, क्लबिंग के प्रोविजन लगने थे, उससे आने वाली इनकम वाइफ ने क्या किया, वाइफ ने उस एसेट को ही ट्रांसफ़र कर दिया, तो उससे कैपिटल गेन की इनकम आएगी। भाई रेगुलर इनकम की जगह कैपिटल गेन की इनकम आएगी, तो कैपिटल गेन भी क्लब हो जाएगा। हम तो बात कर रहे हैं ना कि एसेट आपने दिया उससे आने वाली इनकम, अब चाहे वो धीरे धीरे इनकम आए या डायरेक्टली उसको बेचकर इनकम आ जाए, कैपिटल गेन की क्लब होना है तो क्लब होगा। सेक्शन 65 जो है वो कहता है टैक्स ऑन एसेट ट्रांसफर्ड कैन बी डिमांडेड फ्रॉम ट्रांसफरर और ट्रांसफरी। कि अगर मान लेते हैं जिसको पैसे दिए गए, जिसको एसेट दिया गया, जो ट्रांसफरी है, उससे भी जो है टैक्स डिपार्टमेंट पैसा मांग सकता है अगर एसेट को ट्रांसफ़र कर दिया गया है, दोनों से जो है मांग सकता है। और लास्ट आपका प्रोविजन है क्रॉस ट्रांसफ़र का। ये कहते हैं कि भैया हमने सारे प्रोविजन तो देख लिए, अब हम एक तरकीब और निकालते हैं। हम अपनी वाइफ को नहीं देंगे, हम अपने बंदे को नहीं देंगे, हम अपनी डॉटर इन लॉ को नहीं देंगे। ये कहता है कि मैं तेरी वाइफ को पैसा देता हूँ 5 लाख रुपए और तुम मेरी वाइफ को दे 6 लाख रुपए, अमाउंट भी अलग अलग है। क्योंकि मैं अगर तेरी वाइफ को 5 लाख रुपए दे दूंगा तो उसके लिए गिफ्ट हो गया ना, जो भी हो गया, और तूने मेरी वाइफ को दे दिया, क्या करेंगे अब बताइए बताइए। कहते हैं कि अगर आप क्रॉस ट्रांसफ़र भी करते हैं तो इसमें आप देखेंगे 5 लाख रुपए तो कॉमन है,
आपने खुद की वाइफ को नहीं दिया, उसकी दूसरे की वाइफ को दे दिया और दूसरे ने आपकी वाइफ को दे दिया, घुमा दिया, तो 5 लाख रुपए तक का अमाउंट तो घुमा ही है। डायरेक्टली ना देकर इनडायरेक्टली दे दिया, जस्ट टू अवॉइड द टैक्स ऑन इनकम। तो यहाँ पर जो है ना, जो ए की वाइफ पैसा कमाएगी वो ए के लिए टैक्सेबल हो जाएगा, जो बी की वाइफ पैसा कमाएगी वो बी के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। ये जजमेंट जो आई थी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस केशव जी मोरारजी के केस में आई थी। क्या कह रहे हैं हम? कह रहे हैं जहाँ भी क्लबिंग के प्रोविज़न लगते हैं, पर वहाँ पर आप कहते हैं कि मैं डायरेक्टली अपनी डॉटर इन लॉ या अपनी वाइफ को नहीं देता, या अपने स्पाउस को नहीं देता, जो भी है, मैं दूसरे के स्पाउस को देता हूँ और दूसरा मेरी स्पाउस को देता है, तो जितना अमाउंट कॉमन होगा, जैसे 5 लाख रुपए कॉमन है, तो इसका मतलब 5 लाख रुपए तो आपको अपनी वाइफ को ही देने थे, पर आपने जो है हेरा फेरी करने की कोशिश करी है। मैं तुझे देता हूँ, तू मेरी वाइफ को दे दे। 5 लाख रुपए अल्टीमेटली देखा जाए तो आप ही ने अपनी वाइफ को दिलवाए हैं, इसीलिए उससे आने वाली इनकम आप ही के लिए क्लब होगी, और मिस्टर बी की वाइफ जो पैसा कमाएगी वो इनकम जो है मिस्टर बी के लिए क्लब होगी। ये जो थे आपके क्लबिंग के प्रोविजन थे, क्लबिंग का पूरा चैप्टर था मतलब इन अ नटशेल, और पूरा चैप्टर आपका डिस्कस अब हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, तब तक आप इसको सारा का सारा अच्छे से पढ़ कर आइएगा, एक आध बार रिवाइज कर आइएगा जो आज हमने डिस्कशन किया है, और हम इसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है मैं आपको सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड करा दूंगा, और आपके ये दोनों चैप्टर होने के बाद हम डिडक्शंस करेंगे। पहले हम डिडक्शंस करेंगे, फिर सैलरी करेंगे, फिर टीडीएस करेंगे, ऐसा मैंने सोचा है। ये जो 3 चैप्टर आपके बाकी हैं इसको हम ऐसे कंप्लीट करेंगे। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।